ओके, वेरी गुड इवनिंग। आज ज्योग्राफी ऑप्शनल का वर्कशॉप है जिसमें हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं। एकदम अपडेटेड वर्जन होगा। इससे पहले जो हमने स्ट्रेटजी देखी थी थोड़ा सा वो डिफरेंट इसमें करेंगे और कुछ नई चीज़ें को भी हम इसमें ऐड किया है। और जो आपका सिलेबस है उसमें और कुछ टॉपिक्स को हमने अपडेट किया हुआ है। तो एक दो मिनट का वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं और लोग जुट जाएं यहाँ पर। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अभी करीब 120 लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऑनलाइन। तो एक दो मिनट देख लेते हैं, 150 के आसपास लोग हो जाए उसके बाद विल स्टार्ट। वैसे टाइम हो चुका है, अभी 6:40 का टाइम है। मैंने 45 का समय दिया था। तो एक दो मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। वैसे लोग धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। ओके। सो बेसिकली हम आज जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले से जो कमेंट्स आए हुए थे या फिर जो क्वेरी आई हुई थी ऑप्शन को लेके, वो सारे डिस्कस करेंगे। और एट द टाइम जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको भी लिया जाएगा। आप अपने क्वेश्चन चाहे तो पूछ सकते हैं, जो भी ऑनलाइन यहाँ पर लोग हैं अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाद में मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा। ओके, बट एक बार आप टाइप कर दीजिए अपने क्वेश्चंस, देन मैं धीरे धीरे एक एक करके सभी लोगों के क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। चलिए। आप जितने भी ऑप्शंस पढ़ते हैं वैसे उन सबका एक ट्रेंड है। कभी एक आपको देखेंगे कि हिस्ट्री का ट्रेंड हुआ करता था, कभी पॉलिटी का ट्रेंड हुआ करता था, ह्यूमैनिटीज का भी एक ट्रेंड था, आजकल सोशोलॉजी का भी ट्रेंड चल रहा है। तो एक ट्रेंड होता है। वैसे हम कहते हैं ज्यादातर की जो ऑप्शनल है, आप कोई भी ऑप्शनल लें जो आपको अच्छा लगे, आप अच्छा कीजिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी हो जाता है क्योंकि यूपीएससी इस तरीके से मार्किंग नहीं करती। एक समय था जब मैंने बताया आपको भी कि एक पॉवर्ट के समय था। ओके, उस पॉवर्ट में बहुत मार्क्स मिलते थे। एक समय आया ह्यूमैनिटीज में मिलते थे, अब सोशोलॉजी में भी मिलते हैं। ओके, ज्योग्राफी में भी एक समय बहुत मार्क्स मिलते थे, आज भी मिलते हैं। तो एक हॉलिस्टिक तरीके से अगर देखा जाए ना, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा से ही एवरग्रीन सब्जेक्ट के तौर पे रहा है। सभी अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो। ओके, लेकिन आजकल सोशोलॉजी और ह्यूमैनिटीज भी काफी आपको ट्रेंड में दिखाई देता है। ओके, बट यहाँ पर एक और चीज है कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अगर आपको सोशोलॉजी समझ में नहीं आती है, अगर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं लगती है या फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं। ज्योग्राफी आपको अगर अच्छी लगती है तो। क्योंकि देखिए, लार्ज एंड लास्ट ये होना चाहिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट आपको दे दिया जाए, आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे सीसेट होता है, सीसेट में बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि मैथ नहीं बन पाता है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। आपसे कह दिया जाएगा आप मैथ ऑप्शन ले लीजिए और आपको मैथ अच्छे समझ में नहीं आता, तो वहां पर आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी ना। तो बात वही है कि इंटरेस्ट भी मायने रखता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रेंड भी इसमें देखना होता है कि किस ट्रेंड में या किस अभी ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आपको मिल रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर एक आता है, जैसे कि आप मैंने आपको कहा कि सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं आपको। सॉरी, फर्स्ट सेकंड। इसी के साथ जो ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज में भी अभी ठीक ठाक मार्क्स मिल रहे हैं। एंड थर्ड इज द जियोग्राफी, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। ये तीन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी ले सकते हैं, अगर तीनों में से कोई में भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो। ओके, अदरवाइज अगर ये तीनों चीजें में आपको डिफिकल्टी होती है, समझ में नहीं आता बहुत अच्छी तरीके से, आप कंफर्टेबल नहीं करते हैं, देन आप बाकी के सब्जेक्ट ले सकते हैं और जो भी आपके ऑप्शनल में मेंशन। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इन तीन सब्जेक्ट्स को आप पहले टॉप पर रखिए। इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए कुछ दिनों तक। अगर आप न्यू है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, देन यू विल डिसाइड। ओके, तो सबसे पहले तो ये ट्रेंड है आपका, दिस इज द ट्रेंड। और ट्रेंड को आपको देखना होगा। उसके बाद ट्रेंड के साथ इसमें आपको इंटरेस्ट देखना होगा कि आपको क्या इंटरेस्ट इसमें समझ में आता है। ओके, तो इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, कि ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट आपको क्यों लेना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है ऑप्शनल के तौर पे। क्योंकि
जब हम ऑप्शनल पढ़ते हैं ना तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट बेनिफिट जो है हमारा जीएस में भी मिलना चाहिए, या फिर इंटरव्यू में भी उसका हमें कॉस्ट बेनिफिट मिलना चाहिए। यही अगर हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज का बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट आपको जीएस में देखने को नहीं मिलता। उसी तरीके से सोशोलॉजी की बात करें तो सोशोलॉजी में भी बहुत ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप वहीं पर ज्योग्राफी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो इनका कॉस्ट बेनिफिट आपको जीएस के पेपर में भी देखने को मिलता है और इंटरव्यू में भी आपको ये सहायता करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा, ऑप्शनल के अलावे जीएस में भी आपकी मदद करता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को उस तरीके से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज्योग्राफी एज ऑप्शनल कर लिया तो जीएस वाला सेक्शन आपको ज्योग्राफी का नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो जीएस में आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो एक अलग तरीके का वहाँ पर है, और ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो काफ़ी यहाँ पर कुछ एडवांस चीज़ें आ जाती हैं जो ऑप्शनल में ऐड हो जाती है, जो कि जीएस में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये बिल्कुल आप नहीं सोचेंगे कि ज्योग्राफी का अगर मैं ऑप्शनल कोर्स कर लेता हूँ तो मेरा जीएस का भी ज्योग्राफी वाला हिस्सा हो जाएगा, मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, ये गलत है। ओके, ज्योग्राफी को एज जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, और आप जब जीएस का आंसर लिखेंगे ना ज्योग्राफी में, तो जीएस की तरह ही लिखेंगे, ऑप्शन की तरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी इन फर्स्ट पेपर जो है वो यूनिवर्सल पेपर है, वो सबको देना है, भले आपका ऑप्शनल कुछ भी हो। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है ना कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको भी ये देखना होता है कि कहीं अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपने आंसर बिल्कुल ऑप्शनल की तरह तो नहीं लिख दिया। तो वहां पर उस केस में क्या होगा ना कि जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है उनसे आप आगे निकल जाएंगे। तो वहां पर फिर वो मार्किंग जो करता है वो हिसाब से ही मार्किंग करेगा कि सभी लोग एक लेवल में हो। तो जीएस का अगर ऑप्शन आप आंसर लिख रहे हैं ज्योग्राफी में तो जीएस के तरह ही लिखना है। ऑप्शनल का उसमें बहुत ज्यादा लेके उसमें मिक्स नहीं करना है, दो चार लाइन लिख सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीजें ऑप्शनल वाली उसमें यूज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे कि आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी में एक टॉपिक है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ओके, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो इसमें आप ऑप्शनल में जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, आप कोपिन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओके, आप त्रिवार्था का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, आप थॉर्नवाइट के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओके, तो कई सारा क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जब आप जीएस पढ़ते हैं ना तो ये त्रिवार्था और थॉर्नवाइट तो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कोपेन आप जरूर पढ़ते हैं, तो वहां पर बस आप कोपेन का क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं, लेकिन त्रिवार्ता और थॉर्नवाइट की क्लासिफिकेशन आप नहीं लिख सकते जीएस के लिहाज से। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ओके, ये हर सब्जेक्ट में लागू होता है, अगर आप हिस्ट्री भी लें, कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल लें, तो जीएस का पेपर जब आप लिखें बेंच में तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि बिल्कुल ऑप्शन की तरह आपका आंसर वहां पे ना हो। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इस हम बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये, और ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावे हम किस तरीके से जीएस में भी हमारा फायदा होता है। ओके, चलिए, करीब 175 लोग ऑनलाइन है अभी यहाँ पर। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो अभी हम देख रहे हैं ना ये ऐप पर है, और डेफिनेटली आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है तो यानी कि आपने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। मैं उनके लिए बोल दूं क्योंकि ये वीडियो अभी कुछ समय के बाद यूट्यूब पर भी अपलोड होगी, तो यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं ये, तो आपको इस पूरे ज्योग्राफी के कोर्स के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। स्टडी विद एम के नाम से ही ऐप है, जो चैनल का नाम है। ओके, ये ऐप एक एंड्रॉयड ऐप है और ये आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये iOS पर उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखिएगा, iOS पर उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए जिनके पास अगर एंड्रॉयड फोन नहीं है वो वेब के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेब यानी कि वेबसाइट के थ्रू, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वेबसाइट के थ्रू आप बस आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप होना चाहिए, एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो फोन के थ्रू केवल और केवल एंड्रॉयड के थ्रू ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, ये तो बात हो गई अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी का किस तरीके से यहाँ पर मदद मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर वन में ज्योग्राफी का किस तरीके से मदद होता है। तो पहली चीज तो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट है यहाँ पर पेपर वन में, तो हम इसकी तो बात करेंगे ही नहीं।
ये तो बाय डिफॉल्ट आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट मिल जाता है। इसके अलावा पेपर 1 में एक सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री, आपको पता है ना, हिस्ट्री। अब मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री जो होता है बहुत लोगों के लिए सरदर्द भी होता है, बहुत लोगों को हिस्ट्री समझ में नहीं आता है। रीजन क्या होता है? देखिए, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए ना दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक होता है टाइम और दूसरा होता है स्पेस। ओके, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, टाइम एंड सेकेंड इज स्पेस। अब आपको पता है कि हिस्ट्री क्या होता है, वो आपके पास्ट के बारे में बताता है। ओके, तो यानी कि टाइम तो आप पढ़ते हैं लेकिन स्पेस को आप छोड़ देते हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है लोकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लोकेशन। उस लोकेशन की विशेषताएं जो होती है ना, वो क्या बताती है? वो बेसिकली क्या है? वो जियोग्राफी ही है। ओके, अब मान लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल इंडस वैली के आसपास ही क्यों हुआ? साउथ इंडिया में सिमिल्टेनियसली उतना डेवलप क्यों नहीं हुआ? क्यों इंडस वैली की तरफ ही ज्यादा डेवलप हुआ? ओके, या फिर आप, जब हम गंगा वैली की बात करते हैं तो गंगा वैली में क्यों नहीं उतना डेवलप हुआ इनिशियल टाइम में? मेसोपोटामियम सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां क्यों वो डेवलप हुआ? ओके, फिर जो सेंट्रल एशिया में रहने वाले जो ट्राइब्स थे वो इंडिया में क्यों आए? इसका क्या रीजन था? इसका भी रीजन आपको ज्योग्राफी में ही छिपा हुआ है, जहां पर रिसोर्सेज एंड मिनरल्स के बारे में जहां पर आप पढ़ते हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। तो हमें हिस्ट्री इसलिए परेशान करता है ना, क्योंकि हम उसे ज्योग्राफी को इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। उसमें जो लोकेशंस दिए गए हैं, उन लोकेशंस की विशेषताएं जो होती है ना, वो हर सिविलाइजेशन को अफेक्ट करती है, चाहे वो कल्चरल हो, टेक्नोलॉजिकल हो या ह्यूमन बिहेवियर हो। ओके, और फिर उन्हीं विशेषताओं की वजह से क्या होता है ना, कि जो लोग होते हैं उनका बिहेवियर डिसाइड होता है, और फिर वो जो बिहेवियर होगा वो आपके लिए विद टाइम हिस्ट्री का निर्माण करता है। ओके, तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम उनके डेट्स रटना स्टार्ट करते हैं, किस डेट में किस जगह पे कौन सी डायनेस्टी आई, कौन से किंग आए, कौन से क्या आए, ये सब रटना स्टार्ट करते हैं, और ये वाला जो एक क्रूशियल पार्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं। तो यूं मान के चलिए ना कि हिस्ट्री को समझने के लिए समय के साथ साथ आपको स्पेस यानी कि ज्योग्राफी की भी जरूरत होती है। अगर आप ज्योग्राफी को निग्लेक्ट कर देंगे तो हिस्ट्री को आप कभी भी समझ नहीं सकते हैं। समझ के ना, हिस्ट्री को आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं, ये आपको चीज ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं थर्ड, जब हम सोसाइटी वगैरह की बात करते हैं ना, तो सोसाइटी में जब हम बात करते हैं इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं। ओके, कल्चर वगैरह की भी एक टॉपिक है हमारा इसमें फर्स्ट पेपर में। तो कल्चर में भी खास करके जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, ओके, फेस्टिवल्स हैं, इनके जो पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, वो सब वहाँ की ज्योग्राफी से क्या होती है कि इन्फ्लुएंस होती है। कैसे इन्फ्लुएंस होती है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखिएगा कि जो फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मनाए जाते हैं ना, उनका एक अलग बिहेवियर होता है, उनकी अलग पहचान होती है। बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स जो होते हैं वो वहाँ के नेचुरल पावर को वर्शिप करने के लिए वो मनाए जाते हैं, या फिर वहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं उनके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेंटिंग्स वगैरह आप देखेंगे जो जिसमें नेचुरल डाइज वगैरह यूज की जाती है, या फिर वहाँ के जो डेली कोरस होते हैं उनको डिपिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये भी वहाँ की ज्योग्राफी से आपको इन्फ्लुएंस होती है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं ना, और उन ज्योग्राफी को इन चीजों में अगर यूज करना आप सीख जाते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ओके, ये फर्स्ट पेपर की हमने बात की। चलिए थोड़ा सा हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट एक आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में तो ज्योग्राफी का उतना कोई रोल है नहीं। पॉलिटी में एक टॉपिक है जिसमें आपका ज्योग्राफी के बिना वो आप पढ़ ही नहीं सकते, कभी नहीं पढ़ सकते, दिस इज द गारंटेड, और जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। क्या नाम है उसका? इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप मीन्स जियो पॉलिटिक्स। व्हाट इज जियो पॉलिटिक्स? अब इस जियो पॉलिटिक्स में दो वर्ड है, एक है जियोग्राफी और दूसरा क्या है? पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? जियो पॉलिटिक्स है, देश विदेश को समझना, जो भी समस्याएं हो रही है समझना, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको समझना, दिस इज द जियो पॉलिटिक्स। एंड जियो पॉलिटिक्स ही अपने वर्ड में ही ज्योग्राफी को इंक्लूड करता है।
अब चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। रशिया यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? यूक्रेन एक छोटा सा देश है, रशिया उससे बहुत बड़ा देश है, और रशिया के पास जो रिसोर्सेज एंड मिनरल्स है ना, यूक्रेन से बहुत ज्यादा है, कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर क्यों पड़ा हुआ है रशिया यूक्रेन के पीछे? हाँ? अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान सेंचुरी से, फ्रॉम सेंचुरीज, ये एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। दिस इज द बैटल ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। सेंट्रल एशिया से ट्राइब आए हमारे यहाँ, जब 1 2 3 एडी के आसपास, जिसको हम शक कुषाण सॉरी शक हुड कुषाण कहते हैं, सब सेंट्रल एशिया से आए। वो क्यों आया और ये सब कहाँ से आए? अफगानिस्तान से होके इंडिया में एंटर करते हैं। ओके, उसकी बात कर ले। इसके बाद हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश का जब समय आया ना तब उस समय पठान के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहा। जब हमारे यहाँ से ब्रिटिश गए उस समय अफगानिस्तान वॉज द बेस ऑफ यूएसएसआर, और वहीं पाकिस्तान किसका बेस था? यूएसए का बेस था। ओके, अब उसके बाद यूएसएसआर खत्म हो गया। इसके बाद आपने देखा कि अफगानिस्तान में तालिबान के नाम पर या टेररिज्म के नाम पर फिर यहाँ पर यूएसए आता है, और एक बार फिर अफगानिस्तान एक बैटल ग्राउंड बनता है। और यूएसए के जाने के बाद अगेन तालिबान इज कैप्चर्ड बाय, सॉरी, अफगानिस्तान इज कैप्चर्ड बाय तालिबान। आप सेंचुरी से उठा के देखिए, जब से आपको 180 280 स्टार्ट होती है ना, तब से करीब 2000 साल हो गए, तब से अफगानिस्तान इज अनस्टेबल। और ये क्यों लोग आ रहे हैं अफगानिस्तान में, इसका एक रीजन है, कारण है इसका। ठीक है, अब आप यही देखिए गल्फ कंट्रीज में अब शिया सुन्नी के नाम पे जो इशू होता है, वो शिया सुन्नी तो अलग है, लेकिन उसके अलावे बात देखिए कि यूएसए ने न्यूक्लियर डील साइन की, यूएसए ने न्यूक्लियर डील साइन की। उसके बाद ट्रंप आए, उन्होंने क्या किया कि न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया। उसके बाद अनस्टेबिलिटी आई, उस कंट्री ने क्या किया कि फिर रशिया के साथ मिलके या फिर चाइना के साथ मिलके फिर वो अपनी यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज में भी अनस्टेबिलिटी रहती है। आप फलस्तीन और उसको देख लीजिए, इसराइल को देख लीजिए। ठीक है, तो आखिर जो समस्या है ना, वो समस्या है कहाँ? और इसमें क्या होता है, ये गल्फ कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा जो होता है वेस्टर्न कंट्रीज और खास करके यूएसए एंड सम यूरोपियन कंट्रीज, तो इन कोलैबोरेशन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज कह लीजिए, ये हमेशा उसमें घुसे रहते हैं। समझ रहे हैं ना? ये क्या है? दिस इज द ज्योग्राफी। रशिया को यूक्रेन क्यों चाहिए? रशिया को यूक्रेन इसलिए चाहिए ताकि वो मेडिटेरेनियन ओशियन को एक्सेस कर पाए। क्योंकि रशिया के नॉर्थ में आप देखेंगे ना, रशिया के नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक है, जो कि एक तो लगभग साल के मैक्सिमम महीने वो फ्रीज रहता है। ओके, उसके अलावे आप इधर भी देखेंगे ना, रशिया का जो ईस्ट पार्ट है, जिधर आपको कामचटका पेनिनसुला वगैरह मिलेगा, पैसिफिक ओशियन का पार्ट, बेरिंग सी वगैरह, वो भी फ्रिजी रहता है। क्योंकि एक्चुअली वो पूरा एरिया जो है ना, हाफ रशिया से लेके जितना नॉर्थ में है, वो सब एक आर्कटिक सर्कल में पड़ता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि रशिया है बहुत बड़ा, रशिया है बहुत बड़ा। अब मान लीजिए कि इस यहाँ पर कोई अगर रिसोर्स है, उसको बेचना है, तो उसको पहले यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तब वो पैसिफिक ओशियन के थ्रू बेच सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ लाने में उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा ना, महंगा होगा। तो इसलिए उसने ये यूरेशियन, उसने एक रेलवे भी का निर्माण किया था। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा तो महंगा होगा। लेकिन अगर कोई रिसोर्स यहाँ पर है, तो उसको यहाँ से अगर निकाल दिया जाए तो वो उसके लिए सस्ता भी पड़ेगा, और यहाँ से यूरोप में भी वो भेज सकता है। इधर से वो यूरोप में नहीं भेज सकता। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे तो फिर नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा। तो यहाँ से या तो नॉर्थ अमेरिका में भेजे, या फिर इधर से ही वो एशिया में भेजे, यूरोप में नहीं भेज सकता। तो यूरोप में जाने के लिए या तो वो लैंड के थ्रू जा रहा है, या फिर वो ओशियन के थ्रू जाए। लेकिन ओशियन इसके आसपास पड़ता नहीं है इधर वेस्ट में। नाउ दिस इज द कंट्री विच इज कॉल्ड यूक्रेन, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का जोन बना हुआ है। रशिया चाहता है कि वो कंट्रोल करे, दैट्स वाई कि वो मेडिटेरियन सी को एक्सेस कर पाए, और फिर वो वहां से अफ्रीका एज वेल एज यूरोप में भी सप्लाई अच्छी तरीके से दे पाए। रीजन क्या है ना? रीजन रिसोर्सेस, मिनरल्स, लोकेशंस।
ये आपको समझने के लिए, जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए आप कभी भी ज्योग्राफी का नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ज्योग्राफी अगर आपको नहीं आती है तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं। ये बिल्कुल आसान बात है। समझ रहे हैं ना? तो ये पेपर 2 की बात हो। अब देखिए कितना मजा आता है इसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ये सब मजा लेके पढ़ने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ रटना ही नहीं है सर। मैं बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशन इज द टॉपिक ऑफ मजा, और कुछ भी नहीं है इसमें। कुछ रटना ही नहीं है, बस ये बस आप ज्योग्राफी को समझिए, लोकेशन को समझिए, एकदम इंटरनेशनल मैप जो है ना आपके दिमाग में, उसमें रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है। वो आप 1 महीने 2 महीने तक प्रैक्टिस करते रहिए, इंटरनेशनल मैप को देखते रहिए, समझते रहिए ना, वो छप जाएगा आपके अंदर। जब आपको पता हो जाए कहाँ पे कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज हैं, लैंड किस तरीके का है, फॉरेस्ट किस तरीके का है, क्लाइमेट किस तरीके का है, ये सारी चीजें तो किसी न किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को वहां पे इन्फ्लुएंस करती है। और आज जो भी जियो पॉलिटिक्स में हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पावर एंड इकोनॉमी। कौन सा पावर? ताकत, स्ट्रेंथ। कि कौन अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग साबित कर पाए वर्ल्ड कम्युनिटी में, और अपनी इकोनॉमी को बेहतर बना पाए। ये सारा का सारा रीजन वही है। और उसके लिए आपको नेचर को समझना होगा। नेचर इज दैट जगह। बात आपको समझ में आई? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी एक कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां पर ऑप्शनल के अलावे नहीं, आप जीएस पेपर में भी डोमिनेट कर सकते हैं। और जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है ना कि इंटरव्यू में आपसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है हर कैंडिडेट से। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देता है, उसका एक कम से कम एक क्वेश्चन तो जियोपॉलिटिक्स से या इंटरनेशनल रिलेशन से जरूर होता है। पर अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं ना, तो फिर आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। आप इतनी आसानी से उस आंसर दे सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। वो आराम से इंटरव्यू समझ जाएगा कि हाँ, इस पर्सन को ये सारी चीजें पता है। सेकंड पेपर की हमने बात की थी, थर्ड पेपर की हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे। पेपर नंबर थर्ड। पेपर नंबर थर्ड में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इकोनॉमी। अब कहिए कि इकोनॉमी में ज्योग्राफी कैसा है? इकोनॉमी में आपको पढ़ना होता है एग्रीकल्चर, इकोनॉमी में आपको पढ़ना होता है रिसोर्सेज, इकोनॉमी में आपको पढ़ना होता है मिनरल्स। ठीक है? एंड दिस ऑल आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। अब ये तो बताने वाली बात है नहीं, आप पढ़ते हैं ना इकोनॉमी में, बिल्कुल ये पढ़ते हैं आप इकोनॉमी में। देखिएगा आपकी इकोनॉमिक सर्वे में भी आता है एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ ऑल्सो ज्योग्राफी। तो ये जो चीजें होती है ना, आपके पेपर 1 में भी पूछी जा सकती हैं, आपके पेपर थर्ड में भी पूछी जा सकती है। आपको ध्यान रखना। ओके? उसी तरीके से यहाँ पर एक टॉपिक आता है सेकेंड, दिस इज द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी द हार्ड कोर ज्योग्राफी। ये भी आपको पता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी द हार्ड कोर ज्योग्राफी, द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो कहाँ कहीं का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी कैसा है, या फिर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके सॉल्यूशंस क्या लिए जा सकते हैं, और कोई कहीं पर ड्रॉट की समस्या है तो किस तरीके से उसे दूर किया जा सकता है, उसका जवाब आपको ज्योग्राफी में ही समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं, मान लीजिए कि राजस्थान का एरिया है। ठीक है? अब राजस्थान के एरिया में ये एक ड्रॉट एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है। तो इस ड्रॉट प्रोन एरिया में आप पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे ताकि वहां पर रहने वाले लोगों की सहूलियत हो, लोगों को पानी मिल पाए, थोड़ी बहुत जो एग्रीकल्चर होती है उसके लिए भी पानी मुहैया हो पाए। ठीक है? अगर आपको ज्योग्राफी की जानकारी नहीं होती है ना, तो आप क्या करेंगे, वहां पर सीधा आप क्या करेंगे, बोरवेल जो होता है ना, यानी जो नीचे की तरफ निकाला जाता है नीचे से पानी, बोरवेल करना स्टार्ट करेंगे। अब ये पहले ही से ये वाटर डेफिसिट एरिया है। यहाँ का जो ग्राउंड लेवल है ना वाटर का, वो बहुत नीचे है। बोरवेल इज द फेलर थिंग। फिर वहां पर क्या करेंगे, आप कैनाल सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल बना हुआ है ना, जो भाखड़ा नदी से निकलता है वहां से। ओके? तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, डिसीजन मेकर, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ की जो लोकेशन की इन्वायरमेंट या इकोलॉजी कैसी है, उसके अनुसार ही आपको वहां पे डिसीजन लेना है। समझ गए ना? एक थर्ड टॉपिक आता है आपके पेपर थर्ड में, जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। क्या नाम है? जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी।
अब इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको आउटर सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टेररिज्म। टेररिज्म क्या है? बाहर से आता है, लेकिन इनस्टेबिलिटी कहाँ पर क्रिएट करता है? अंदर में, देश के अंदर में। कहीं पर बम फोड़ा, कहीं पर कुछ फोड़ा, तो अनस्टेबिलिटी तो अंदर में क्रिएट होती है ना। तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि केवल हमें अपने देश के अंदर में ही मैनेज करना है, हमें देश के बाहर की जो सिचुएशन है ना उनको भी मैनेज करना है, वो भी इंटरनल सिक्योरिटी में। क्योंकि उनको मैनेज किया ना, जब तक आप टेररिस्ट को आने से रोकेंगे नहीं ना, तब तक आप अंदर समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते। समझ गए? तो इंटरनल सिक्योरिटी आप जब पढ़ेंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं सोच के पढ़ना है कि हमें सिर्फ अंदर का देखना है, बाहर का नहीं देखना है। बाहर का भी देखना है। ध्यान रखिएगा, ये होलिस्टिक अप्रोच है। अब इसमें ज्योग्राफी कैसे मदद करता है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे आपका भाई ये पाकिस्तान है, ठीक है, इधर पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हमारे देश का जम्मू कश्मीर भी लगा हुआ है, पंजाब भी लगा हुआ है, और राजस्थान भी लगा हुआ है, एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात। सबसे ज्यादा अनस्टेबिलिटी कहाँ रहती है? जम्मू एंड कश्मीर में। वाई नॉट इन पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात? एक तो आपका रिलीजियस व्यू है ही, ठीक है। दूसरा साथ ही साथ ये लोकेशन भी है। वाई? क्योंकि एक माउंटेन एरिया है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात में ना निगरानी करना बॉर्डर की बहुत आसान है। वहां पर माउंटेन्स नहीं है, आप निगरानी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके। इस वजह से यहाँ पर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में यह क्या है, ये टेरेंस जो होते हैं काफी मुश्किल टेरेंस है। और वो भी क्या है कि विंटर सीजन में फ्रीज हो जाती है। वैसे सिचुएशंस में रहना, सस्टेन करना और निगरानी करना, सर्विलांस करना हमारे जो पर्सनल्स हैं, डिफेंस पर्सन, उसके लिए मुश्किल होता है। नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, तो बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से यहाँ पर अगर इंट्रूजन करना है ना, घुसना है अगर, तो वो कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। समझ गए? तो ये एक रीजन ऐसा है, एक लोकेशन ऐसा है, जिसकी वजह से टेररिस्ट इंडिया में आसानी से इंटर कर पाते हैं, जम्मू कश्मीर में। समझ रहे हैं ना? तो ये एक चीज है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी आप नक्सल्स की, अब ये देखिएगा, नक्सल्स खासकर वो एरिया जो कि अ, इधर आपको म्यांमार से लगता हुआ एरिया है, उधर आप देखिए वो क्या करते हैं, कुछ कांड इधर कर देते हैं इंडिया में, फिर भाग जाते हैं उधर म्यांमार। ओके। तो वहां पर भी प्रॉब्लम क्यों है? हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है वहां पे, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। सेंट्रल इंडिया में जैसे कि कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश, बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ऑल्सो इन झारखंड। ओके। और ये चंबल वाला जो मध्य प्रदेश वाला रीजन, ये सब भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है। अगेन क्यों? गोरिल्ला वार के लिए फेमस है, क्योंकि ये भी आपको थोड़े से हिली एरियाज में आ जाते हैं। हिलीज एकदम नहीं है, प्लेटूज कहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट लाइक हिमालयस। ओके। तो यहाँ पर भी उनके लिए फॉरेस्ट है, गुरिल्ला वर्क करना उनके लिए आसान हो जाता है, छिपना उनके लिए आसान हो जाता है। तो लोकेशंस आल्सो मैटर्स, और लोकेशन के अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे ना, आप मैनेजमेंट करेंगे और उनको समझेंगे। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए ज्योग्राफी को समझना जरूरी है, रिसोर्सेज को समझना समझना जरूरी है। सेंट्रल एशिया में आप देख लीजिए ना कि उड़ीसा, झारखंड, या फिर जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एक तो इशू है मिनरल्स वाला, क्योंकि इनके पास मिनरल्स बहुत थे, रिसोर्सेज बहुत थे। वो किसको दे दिए? दूसरों को दे दिए। बड़ी बड़ी कंपनियां आके वहाँ पे क्या कर रही है, अपने अपने फैक्ट्रीज बना रही है। उन फैक्ट्रीज में नौकरी किसको मिल रही है? बाहर के लोगों को। वो जमीन किसका था? वहां के लोगों का रहना था। ओके। तो मिनरल्स, रिसोर्सेज ऑल्सो पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब इंडिया में आप ये समझेंगे ना कि कहाँ कहाँ पर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो ऑटोमेटिक आप एक सिनेरियो बना सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे रिसोर्सेज हैं। तो वो एरिया बैकवर्ड में भी रहा रिसोर्सेज होने के बावजूद, दैट्स वाई वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ओके, नक्सलिज्म आपको देखने को मिलता है। ओके। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि ज्योग्राफी आपको इन तीनों के तीनों पेपर में और बहुत सारे एरियाज में आपको मदद करने वाला है। दैट्स वाई ज्योग्राफी जितना एवरग्रीन ये सब्जेक्ट है ना, उतना एवरग्रीन सब्जेक्ट और कोई भी नहीं है। हम हिस्ट्री की बात करें ना, तो हिस्ट्री आपको मदद कहाँ करता है? हिस्ट्री ऑप्शन लेते हैं तो हिस्ट्री में तो मदद करेगा ही, आर्ट एंड कल्चर में भी मदद करेगा। उसके बाद उसका बहुत ज्यादा रोल उधर नहीं आता फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में जियो में काम आएगा हिस्ट्री।
बिकॉज जियोपॉलिटिक्स इज हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ओके, कहीं पर अगर जियो, अब जैसे अफगानिस्तान की हमने बात की, तो अफगानिस्तान की सेंचुरीज पुरानी जो हिस्ट्री है ना, वो अभी भी चलती आ रही है। गल्फ कंट्रीज की हिस्ट्री अभी भी चलती आ रही है। तो जियोपॉलिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, और सारा उसी पर बेस है। उसके बाद थर्ड पेपर में आते हैं, तो थर्ड पेपर में हिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत हिस्ट्री यूज हो जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जो होते हैं ना, इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ने के लिए यूज किए जाते हैं। तो लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं ज्योग्राफी से, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है जीएस में, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा जब हम स्कोप की बात करते हैं कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में आप 3 हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर भी उसका हिस्सा होता है। हिस्ट्री बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और वहीं ज्योग्राफी जो होता है, उसके कंपैरिजन में ज्योग्राफी इज स्मॉल। ज्योग्राफी को आप आसानी से 4 महीने में खत्म कर सकते हैं, जो हमने कोर्स में भी किया हुआ है। 120 आवर्स या 4 मंथ्स में हम इसको कवर करेंगे। तो अभी 21 सितंबर को स्टार्ट होगा, और जनवरी के हाफ या 20 जनवरी तक 5-10 दिन इधर उधर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन के बीच में कभी छुट्टियां भी पड़ जाती हैं, कभी क्लासेस ज़्यादा हो जाते हैं या कभी कम हो जाते हैं, उसके हिसाब से 5-10 दिन इधर उधर हो जाता है। बट हार्डली हार्ड 120 आवर्स का हमने टारगेट रखा है कि यहाँ पर हम आपको जनवरी में इसको कंप्लीट करके दे देंगे। ओके, तो इसके अलावा मैं इस प्रोग्राम की अगर बात करूं, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है ज्योग्राफी में, ठीक है, यानी कि थ्योरी, थ्योरी को भी कवर किया जाएगा, और प्लस यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी उसी में इंक्लूड होगा। ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। टेस्ट सीरीज जो कैसे होगा, हर एक सेक्शन जो कंप्लीट होगा उसके बाद हम टेस्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जियोमॉर्फोलॉजी पहले कंप्लीट हो जाता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी के कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से हर सेक्शन के लिए होगा। और एक बार ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, तब वहां पर एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपके लिए आएगा, जहां पर पूरा होलिस्टिक पूरी ज्योग्राफी को वहां पे लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें, तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, देखिएगा वहां पर ऐप में ही वहां पर एक पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर सारा सिलेबस दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स वहां पर लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि बेसिकली ये 2 पेपर यहाँ पर होता है ज्योग्राफी में, एंड फर्स्ट पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है ना, ये मोर एंड मोर समझ लीजिए कि स्टैटिक है, जिसमें हम यूनिवर्सल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यूनिवर्सल ज्योग्राफी का मतलब ये हो गया कि जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ओशियंस वगैरह जो होते हैं ना, इन्वायरमेंट वगैरह, वो हम पढ़ते हैं इसमें। और जो पेपर 2 है, ये जनरली इंडियन ज्योग्राफी है, जिसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो ये ज्यादातर आपको स्टैटिक है फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर होगा थोड़ा सा, ये आपको डायनामिज्म इसमें देखने को मिलेगा। तो डायनामिक होगा, इसमें करंट अफेयर्स का भी यूज करना है। डेटा कहाँ से यूज करना है, वैसे डेटा हम ज्यादा, इसमें बजट हो गया, ठीक है, इसमें डेटा आपको इकोनॉमिक सर्वे होगा, वहां से यूज करेंगे। उसके बाद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है, वहां से डेटा उठाएंगे हम। डिफरेंट मिनिस्ट्री जैसे कि आपका फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है, वहां से उठाएंगे, या फिर जो हमारे रिसोर्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स वगैरह को देखने वाली जो मिनिस्ट्री होती है, वहां से भी लेके लेंगे। जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारे जो कल्चरल मिनिस्ट्रीज हैं, या फिर हम बात करें जो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वहां से भी यहाँ पर डेटा लेते हैं हम। तो ये थोड़ा सा डायनामिक हो जाता है, ये सारा आपको वहाँ पे कराया जाएगा, आपको कहीं से पैनिक उसमें नहीं लेना है। ओके, तो ये 2 पेपर होते हैं। हमने इसमें टारगेट रखा है, बिल्कुल गारंटेड टारगेट, कि आपका स्कोर 300 प्लस होना चाहिए। देखिए, 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के, 250 और 250 के, 2 होते हैं पेपर। टोटल आपका 500 मार्क्स का होता है। हमारा टारगेट है कि आराम से आप 300 प्लस करें, और 350 तो आप आराम से तक पहुंचे। अब 300 प्लस कर लेते हैं ना ज्योग्राफी में, तो समझ लीजिए कि आप टॉप 100 की कैटेगरी में आ गए। टॉप 100 तो बहुत दूर है, दूर इन द सेंस कि उसके और अंदर आप आ जाएंगे, और वही 350 के नजदीक आप पहुंच जाएंगे ना, तो समझिए कि 120 के अंदर में आप यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल ऑप्शनल ही मैटर नहीं करेगा। आपका जो जीएस का मार्क्स है वो भी इसमें है, इंटरव्यू का भी मार्क्स आपको उस तरीके से लाना होगा, तभी आपको ये फायदा होगा। अब ये नहीं कि ऑप्शनल में आप 400 नंबर ला दिए, 350 नंबर ला दिए, जीएस अच्छा नहीं हुआ, तो इसका कोई फायदा नहीं है।
ओके, तो हम जनवरी में इसे कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि उसके बाद 3-4 महीने जो आपको बचे वो प्रीलिम्स के लिए हो, क्योंकि ऑप्शनल या मेंस का बारी तो तभी आएगी जब आपका प्रीलिम्स होगा। तो इसलिए इसको पहले कंप्लीट करना जरूरी है। आपको कोई भी ऑप्शनल हो, मैं अगर बता दूं कोई भी ऑप्शनल हो, पहले उसको जनवरी तक कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी से कंप्लीट कर लीजिए। अगर कहीं आपको क्लास वगैरह ज्वाइन करनी है तो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हार्डली एंड जनवरी फरवरी तक उसको खत्म करिए। उसके बाद उसको मत ले जाइए, नहीं तो फिर आपका जो प्रीलिम्स के लिए समय होगा वो कम बचेगा। ठीक है, और जब प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होगी तो फिर मेंस की तैयारी करके क्या कीजिए, ऑप्शनल पढ़ के क्या कीजिए, प्रीलिम्स ही नहीं होगा। तो पहले तो मेंस देने के लिए प्रीलिम्स होना जरूरी है ना, तो उसके बाद आपके पास इनफ समय होना चाहिए कि कोई आपको वहां पर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इन क्वेश्चंस को भी मैं ले लेता हूं और देखता हूं। ओके, चलिए आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप करते रहिए। आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उसको क्वेश्चंस को फिर मैं वहां पे लेता हूँ। चलिए पहले जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सर कितने महीने लगेंगे, मैंने बता दिया आपको 4 महीने के अप्रोक्स लगेंगे, 4 से 4.5 महीने। 120 आवर्स का हमने टारगेट लेके रखा है, तो 5-10 घंटे और इधर उधर आप कर लीजिए। इधर तो नहीं, मतलब कम नहीं होगा, लेकिन 10 घंटे और रख लीजिए तो करीब 130 घंटे में, यानी कि करीब 4.5 महीने में हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जो होगा मैंने आपको बताया, सेक्शन वाइज भी होगा और पूरा कंप्लीट भी होगा। जो सेक्शंस कंप्लीट होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलता रहेगा। और फिर जब पूरा आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ नोट्स वगैरह और क्या करना है किस तरीके से, देखिए मैं प्रिफर करता हूँ आपको क्लास में लिखवाना। ओके, क्योंकि अगर मैं कॉपी पेस्ट कोई नोट्स अगर दे दूं मैं आपको, वो आपके काम का नहीं है, बस आपको संतुष्टि हो जाएगा कि आपको एक नोट्स मिल गया, अदरवाइज वो आपको किसी काम का नहीं हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जो नोट्स लेते हैं ना, छपा छपाया, वो कॉपी पेस्ट होता है सर, और वो किसी काम का होता नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको एक कॉपी पेस्ट करके या करवा के मैं आपको नोट्स दे दूँ। तो आई प्रेफर कि आप क्लास में लिखें, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें ऑन द स्पॉट याद भी होती हैं, रिवीजन भी होता है, समझ में आता है। ओके, तो भले हम लोग ऑनलाइन है, लेकिन सारा हमारा जो प्रोसेस होगा वो ऑफलाइन की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, बीच में मैं कुछ कुछ नोट्स दे दिया करूंगा, खास करके डायनामिक टॉपिक्स के। ओके, लेकिन स्टैटिक जो पोर्शंस है या मोर ओवर जो आपका सिलेबस होगा अप्रोक्स 90% वहाँ पर डिटेक्ट आपको करवाया जाएगा, लिखवाया जाएगा, तो आपको नोट्स बनाना होगा। ठीक है, कब तक ज्वाइन करना है, तो वैसे 21 तारीख को क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सुबह में 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक क्लास होगी ये। अब देखिए आप ज्वाइन 31 तक भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक लिमिटेशन ये है कि 100 सीट्स ही हैं, और ये सारा ऑनलाइन फेड है। ओके, वहाँ पर, और इसके अलावा 15 तारीख तक अभी आपको 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो भी फी है वहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, और ये डिस्काउंट आपको 15 सितंबर तक है। ठीक है, ये डिस्काउंट आपको 15 सितंबर तक है, जहाँ पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप 15 सितंबर तक लेते हैं तो 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अदरवाइज उसके बाद फिर धीरे धीरे कोर्स के प्राइसेस जो होंगे ना, वो डिस्काउंट कम होता जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा कि 100 सीट्स ये यहाँ पर, तो अब ये 100 सीट्स अगर 15 से पहले ही फिल हो गए, 1-2 दिन में फिल हो गए, तो फिर भी यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर फिर आपको एडमिशन वाला जो बटन होता है ना, वो दिखेगा नहीं, वहां पे इनरोल करने का बटन आपको नहीं दिखेगा। फिर हम लोग उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा ये ऑनलाइन ही है। मैनुअली इसमें कुछ हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है, मैनुअली करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, वो फिर हमारे लिए सही नहीं रहता। इसलिए अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो जितना जल्दी अगर आप कर ले तो वो आपके लिए बेहतर होता है। हाँ, इसमें
जो भी दिक्कत या परेशानी होती है वो सब आपको रिजॉल्व की जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि 1-to-1 मेंटरशिप भी होगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं या फिर आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ओके, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप कमेंट कर देंगे या फिर आप कॉल पर भी बात कर लेंगे, कॉल पर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं है। ओके, तो 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा ऑप्शन के लिए। इवन आप जीएस के लिए भी ले सकते हैं 1-to-1 मेंटरशिप, इसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं। आपको भी पूछना है तो वो भी उसमें चीज़ें पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आपका ये सेकेंड अटेम्प्ट होने वाला है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पूरी तैयारी आपकी हुई नहीं थी। गुड। और अभी तैयारी मतलब अभी तो ठीक चल रही है ना सारी तैयारी? ऑप्शनल अभी भी नहीं होना, आपका नहीं हुआ? अच्छा, दिक्कत ओके, चलिए। ऑप्शनल के लिए जो बुक्स वगैरह है ना, जो अभी मैंने सिलेबस वाला जो पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया हुआ है ऐप पर, कोर्स पेज में ही, वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पे जो वो डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ, उसमें आपको सारी बुक्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो कितनी बुक्स हैं अब गिन के क्या बताएं लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि करीब आपको एनसीईआरटी तो पहले पढ़नी ही है। 6 से 12 तक आपकी एनसीईआरटी पढ़नी होगी। इसके अलावा अप्रोक्स करीब कुछ आपको 5 से 7 बुक्स हैं जो एक्स्ट्रा आपको पढ़नी होगी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो। ओके, वहाँ पे सारा बुक लिस्ट वहाँ पर दिया हुआ है पीडीएफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा उसको। चलिए। हम्म। ओके, देखिए सुमित जी का क्वेश्चन है कि जब हम ज्योग्राफी लेते हैं तो जब इतने सारे टॉपिक उसमें कवर हो जाते हैं और इतने सारे पेपर में मतलब जीएस के पेपर में ये मदद करता है, तो फिर ज़्यादा लोग क्यों नहीं लेते हैं? ये देखिए, ये क्वेश्चन उस तरीके का हो गया, ये तो अपने इंटरेस्ट की बात होगी। किसी को ज्योग्राफी अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो वो इंटरेस्ट की बात हो गई है। ठीक है। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ऑप्शन लेते हैं ना तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि आपको बार बार उसको चेंज करने का स्कोप नहीं रहेगा। चेंज करने का मतलब समझिए कि 1 से 1.5 साल और आप बर्बाद करने वाले हैं। तो यहाँ सोच समझ के आपको जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं वो डिसाइड करने हैं। मैं ज्योग्राफी का आपको बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं पढ़ाता या कोई भी ऑप्शनल और मैं नहीं पढ़ाता, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत प्रॉपर या बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको अपना दे देता हूँ। ठीक है, 9599 105 264। 9599 105 264, ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, और जब आप लोग व्हाट्सअप करते हैं ना या मैसेज करते हैं तो सबसे पहले प्लीज़ अपना नाम जरूर लिख बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, ये कम से कम आप जरूर बताइए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे दागने का काम कीजिए। ऐसा क्या होता है ना, लोग एकदम से एकदम क्वेश्चन ही दाग देते हैं, तो हमें पता नहीं भाई, कम से कम ये बताओ कि कौन आदमी है, कौन है सामने वाला। ठीक है, तो कम से कम नाम और लोकेशन जरूर बताइए, उसके बाद क्वेश्चन करो। ओके, तो और किसी ऑप्शन के बारे में जानना होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिए। ओके, चलिए। प्रिया जी का भी क्वेश्चन सेम है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि बुक वगैरह पीडीएफ फाइल में है, वहाँ पर आपको बुक के सारे लिस्ट मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चंस कई सारे हैं। ठीक है। ओके, गौरव जी का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और काफ़ी परेशानी होती है। सर देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। अगर आपने मेरी ज्योग्राफीज की वीडियोस देखी हैं तो पर पहले की वीडियोस हैं काफ़ी,
ओके, तो वो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी के लिए, या मैं ज्योग्राफी के लिए जो तरीका अपनाता हूँ, वो तरीका ये अपनाता हूँ कि आप बिल्कुल न्यू कमर है, ज्योग्राफी वर्ड भी आपने कभी नहीं सुना है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ज्योग्राफी वर्ड भी आपने नहीं सुना है, तो मेरा अप्रोच उस तरीके का होना चाहिए कि आपको एक बार मैं पढ़ा दूँ, फिर दूसरे बार आपको कहीं पढ़ने की या कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी पुरानी की वीडियोस देखने से आपको पता लग जाएंगे कि आप कितना वहाँ से इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पा रहे हैं। ओके, बाकी समझ में नहीं इसलिए आता नहीं क्योंकि अप्रोच इसलिए नहीं आता, अप्रोच सही नहीं होता है पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट भी हो, अप्रोच सही नहीं है तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बेसिकली क्या होता है ना कि रटने पे हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तो जो रटेंगे तो फिर याद समझ में कहाँ आएगा। ज्योग्राफी ये बहुत कुछ साइंटिफिक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में जब आप फिजिक्स को ऐड करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक को ऐड करेंगे ना, ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। तो वह उसी तरीके से हम ज्योग्राफी को पढ़ते भी हैं। बिल्कुल एकदम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, फिगर्स वगैरह वहाँ पे होने चाहिए। ओके, ज्योग्राफी बिना फिगर्स के या ग्राफ्स वगैरह के या इन सब चीज़ों के बिना पिक्टोरियल फॉर्म के ज्योग्राफी इज नथिंग। ओके, इसलिए सारी चीज़ें आपको फोटोज या पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू आपको बताई जाएंगी, तो उसमें आपको कोई समस्या आएगी नहीं। अभी तक भले ना समझ में आया हो, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आप इस बार आपको ज्योग्राफी इतना समझ में आ जाएगा कि आप दूसरों को पढ़ाने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी सारे क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूँ लगभग एक जैसे ही हैं, जिसका आंसर मैंने बता दिया है। ओके, फिर भी अगर किसी को लगता है कि उसका क्वेश्चन छूट गया या फिर उसको कुछ और पूछना था, बाद में याद आएगा, तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले कॉल मत कीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज है ये। उसके बाद ठीक है, जिस तरीके का होगा, अगर मैसेज पे हो जाएगा तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। ठीक है, लेकिन कृपया करके मैसेज कीजिएगा। ठीक, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो कोर्स पेज है ना, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, या आप ऐप पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी फैसिलिटी है। ओके, तो कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं है। ओके, या फिर इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी वहाँ पर आपको हैंडल दिया हुआ है नीचे की तरफ, आप देख लीजिएगा। जो भी आप यूज़ करते हैं वो आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ज्योग्राफी की सारी चीज़ें बता दी। जीएस के बारे में मैं आपको बता दूं, जीएस के लिए अभी हम जीएस 4 का, एथिक्स का, अभी हम लोग ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ओके, मुझे लिखना होता है इस पे और मैं कॉपी पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, भूल जाता हूँ मैं। ओके, जीएस पेपर 4, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। तो एथिक्स का कोर्स अभी स्टार्ट होगा इस मंथ के लास्ट में, लास्ट ऑफ सितंबर। तो बी इन ट्यून, बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। आपको करीब 5 से 7 दिनों के बाद इसके लिए भी नोटिफाई कर दिया जाएगा कि एथिक्स का कब होने वाला है। एथिक्स का पेपर करीब 1.5 महीने का यहाँ पर हम कोर्स लेके आएंगे, तो करीब 50 से 60 आवर्स का ये हमारा सेशन होगा, जिसमें हम थ्योरी और प्लस जो केस स्टडीज वगैरह है, इन सबको यहाँ पर कवर करेंगे। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है उन सारा हम इसमें देखेंगे। यानी कि इसमें हमारा क्या होगा कि जो हमारा टेस्ट पेपर है एथिक्स का, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। और इस टेस्ट पेपर में हम बेसिकली पीछे के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एथिक्स में आए हुए, उन सारे क्वेश्चंस को हम इसमें सॉल्व करेंगे। ओके, अगेन ये भी सेशन काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। एथिक्स हमें समझ में क्यों नहीं आती, सबसे बड़ा रीजन है कि एथिक्स हमने कभी पहले पढ़ा ही नहीं है। हमने जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चीजें पढ़ी हुई है, साइंस वगैरह, हमने एथिक्स का नाम भी पहले नहीं सुना बचपन से। तो इसलिए इथिक्स हम लोगों को एकदम डायरेक्ट अचानक यहाँ पे सामने दे दिया गया, इसलिए हमें इथिक्स डिफिकल्ट लगता है, हमें मुश्किल लगता है। दैट्स वाई, इसका मतलब ये इथिक्स ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट है। मेक श्योर, आई गारंटेड यू कि इथिक्स में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि 250 के पेपर में, 250 के पेपर में 150 स्कोर आपके लिए बिल्कुल आसान बात हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, 150 का स्कोर एथिक्स में आसान नहीं होता है। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो लेस देन 100 में रहते हैं। इवन जो रैंक में आए हुए हैं ना,
उनका भी स्कोर एथिक्स में लेस देन 100 या फिर 100 से 110 के बीच में ही रहता है. बट आई एम मेकिंग श्योर यू विल डू 125 to 150 मार्क्स इन एथिक्स. एथिक्स कुछ भी नहीं है, बस एक हवा है और एक आपके लिए ये नाइटमेयर की तरह बना हुआ है, क्योंकि आपने कभी इसको पढ़ा ही नहीं है अपनी स्कूल डेज में अगर एथिक्स आपको पढ़ाया जाता, कॉलेज में पढ़ाया जाता, तो आपके लिए अभी नाइटमेयर नहीं होता, क्योंकि आप इसको समझते, इसको जानते. लेकिन समस्या यही है कि आप इसको जानते ही नहीं है. ओके, और इसका पढ़ने का अप्रोच बिल्कुल अलग होना चाहिए, नहीं कि जो भी टर्म्स वगैरह हैं सबको आप रटना मारना नहीं, समझने वाली चीज. ओके, तो ये हम लाने वाले हैं मेक टू. अगर इसकी भी जरूरत होगी तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे. अगेन यहाँ पर मैसेज, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है. अगेन मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 9599105264. अगर चाहिए होगा तो मैसेज कीजिएगा. किसके लिए? ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए भी, या फिर एथिक्स के लिए भी. एथिक्स का भी अभी स्टार्ट होने वाला है, इन दोनों के लिए मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है. इसके अलावा और जब एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा देन विल गो इन क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2023, ठीक है. प्रीलिम्स 2023 के लिए क्रैश कोर्स लाएंगे हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स. ये सारी इन पांचों सब्जेक्ट का आपको क्रैश कोर्स भी इसमें देखने को मिलेगा. बहुत वो रिजनेबल रेट पे होगा, 400-500-600 रुपए इस तरीके का होगा एक एक सब्जेक्ट का. ओके, तो बहुत रिजनेबल होगा. जो भी आपको उसमें लगे कि आपका कमजोर है आप उसमें ले सकते हैं. तो ये भी आपका नेक्स्ट मंथ से यानी कि अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाएगा. इन सबके लिए आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं.